कहानी अविनाश की जुबानी। मैं अपना फ़ोन बिस्तर पर पटक कर उसके ऊपर लेट गया था। मैंने एक हल्की सी सांस छोड़ी। अभी थोड़ी देर पहले अपनी बहन मोनिका को फ़ोन किया था, जो ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गई है मॉम डैड के साथ। उसको ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में एक अच्छे जाने माने यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है अपना बैचलर पूरा करने के लिए। मॉम डैड उसके साथ 7 दिन तक रुकने वाले हैं, उसके बाद न्यूयॉर्क वापस आएंगे। और इसी बीच मैं टेक्सास में हूँ और सच कहूँ तो मैं बहुत उत्साहित हूँ उनके साथ काम करने को, एक इंटर्न के रूप में, क्योंकि यह कंपनी एक बहुत बड़ी तेल कंपनी है। मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। मैंने ज़िंदगी भर जितना काम किया था यह उसका नतीजा था। बस मुझे और थोड़ा सा मेहनत करना है ताकि मुझे यहाँ जॉब मिल जाए। मैं अपना इंटर्नशिप पूरा करके बॉस्टन में अपनी पढ़ाई पूरी करूँ और मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो जाए। मैंने अपनी ज़िंदगी को अच्छे से प्लान किया है। लोग कहेंगे कि मेरे पास एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड है और काफ़ी अच्छा करियर का चांस है, और खेल में भी मैं अच्छा हूँ। मैं कभी फुटबॉल को नहीं छोड़ा था, पर अभी मैं लेटा हुआ घर की सीलिंग को देख रहा हूँ और मैं बहुत खालीपन महसूस कर रहा हूँ। मैंने अपने सारे सपने पूरे कर लिए हैं, तो अब क्या। एक और सांस छोड़ी और फिर मैं अपने हाथों से अपनी आंखों को ढक लिया ताकि मैं सो सकूं। किसी किसी रात में ऐसा ही होता है। मेरे दिल में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, डर लगता है, ग्लानि एवं अफसोस होता है। और मज़ेदार बात यह है कि यह सब तब मेरे साथ होता है जब मैं अकेला महसूस करता हूँ। इसमें मुझे मन करता है कि मैं सोऊं नहीं, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। जब बुरे सपने आते हैं मैं बिल्कुल असहाय महसूस करता हूँ। बस यही एक चीज़ है जिससे मैं बचकर भाग निकलना चाहता हूँ, पर मैं बुरे तरीके से हार गया। यह मेरे अतीत से जुड़ा हुआ है, एक भयानक अतीत। यह कुछ साल पहले का है, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। अविनाश, उसकी आवाज़ कांप रही थी और बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। मेरे मुंह से एक चीख निकलने वाली थी। मैं उसे और नहीं सुन सकता। मैं इस चीज़ से दोबारा नहीं गुजरना चाहता। प्लीज़। वो भीख मांगने लगी। उसके रोने की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने झट से अपनी आंखें खोली, पर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। चारों ओर अंधेरा था, बस मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। बहुत दर्द हो रहा है, वह टूट कर फुसफुसाई। मेरे गले की गांठ बड़ी होने लगी। मैं निगलने लगा। वह रोने लगी थी और अचानक मुझे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। मुझे उल्टी करने का मन कर रहा था। मुझे खुद से घिन आ रही थी, पर मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं चित्कार करना चाहता था, मैं यहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन मेरे बाजू चेन से जकड़े हुए थे और यह मुझे काबू कर रहे थे। पर मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। फिर मैंने कुछ नरम महसूस किया। मैं उसकी त्वचा को महसूस किया। मैं कुछ देख नहीं पा रहा था, पर सुन पा रहा था, महसूस कर पा रहा था। मैं उसकी खुशबू महसूस नहीं कर पा रहा था। यह मुझ पर एक अत्याचार है। मेरे गले में कुछ आया। ऐसा महसूस होने लगा कि उसकी ज़िंदगी मुझ पर निर्भर करती है। हाँ, मैं ही इकलौता था जो उसे बचा सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं खुद से भीख मांगा कि मैं रुक जाऊं, पर मैं नहीं रुक पा रहा था और वह मेरी बाहों में रो रही थी। अब हर बार उसकी आवाज़ बदलती जा रही थी। मैं उसकी आवाज़ को नहीं पहचानता। रुक जाओ, मैं अपने आप से कहा, पर जो होना था वह हो चुका था। अविनाश। उसने आखिरी बार मेरा नाम लिया और मैं उसके गर्म आंसुओं को अपने गले में महसूस करने लगा। और मुझे पहले ही पता था जो अगला शब्द वह फुसफुसाने वाली है, क्योंकि मैं अपने दुस्वप्न में उसे बार बार सुना था। बहुत दर्द हो रहा है। मेरी आंखें खुली और मैं ऊपर सीलिंग को देखने लगा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह पिछले बार से भी ज़्यादा चमकदार था। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। मैं अपने बिस्तर पर बैठ गया, अपनी उंगलियों से अपने बालों को सहलाने लगा। मैं हाँफ रहा था और सीने में नरक सा दर्द हो रहा था। यह बहुत दुखता है, जैसा उसने कहा था। मैं उठकर अपना ड्रॉअर खोला और एक बॉक्स निकाला। मेरा गला बिल्कुल दर्द होने लगा। एक छोटा सा ईयर रिंग उसके अंदर था, जिसका एक जोड़ा खो गया था। शायद वह अभी उसके मालिक के साथ होगा। वह सिल्वर प्लेट किया हुआ था और तितली बनी हुई थी। यही उसकी आखिरी निशानी है जो मेरे पास बची हुई थी। उसे बंद करके मैं बैल्कनी में आया, जहां गाड़ी की आवाज़ आ रही थी। लोग अपना वीकेंड शुरू कर रहे थे। मैंने ऊपर देखा तो एकदम साफ आसमान था। अचानक ही मुझे अफसोस होने लगा। मैंने अपनी नज़रें हटा ली। मुझे आसमान से नफरत है और मैं जब भी उसे हादसे को याद करता हूँ जो सालों पहले हुए थे, मेरे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उस छोटे से बॉक्स को मुट्ठी में भींचकर मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे मुंह से एक चित्कार निकली, मैं राक्षस हूँ। कहानी खुशबू की जुबानी।
उम्र 17 साल। एक जोरदार तमाचा मेरे गाल पर लगा और मेरे गाल जलने लगा। जैसे कि मैं नीचे गिरी, मेरा चश्मा नीचे गिर गया। मैं अपने गाल को छुई और दर्द से कराहने लगी। मेरे आंखों के कोने से एक बूंद आंसू नीचे गिरा और यह सिर्फ दर्द की वजह से था। अगर यह मेरे दिल की वजह से होता तो मैं एक बूंद आंसू ना बहाऊं, क्योंकि अब मैं महसूस नहीं करती। मेरा दिल कुछ महीनों से जम गया है। बेवकूफ़ लड़की, मेरे सौतेले पापा ने भौंका। तारक जब मुझे देख रहा था उसकी आंखें जल रही थी। क्या बस इतना ही है जो तुम मुझे दे सकती हो? वह उस पैसे को दिखाया जो मैंने उसके हाथ में रखे थे। मेरे अंदर गुस्सा बढ़ने लगा। कैसे यह मुझे यह बात कह रहा है? यह मेरे पैसे हैं, उसके नहीं। मैं अपनी पढ़ाई के बीच में मुश्किल से पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। जैसे आज रात मैंने लोकल किताब की दुकान में ओवर टाइम की हूँ और मालिक थोड़ा दयालु था जो मुझे कुछ पैसे दिए। पर वह अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह हारा हुआ आदमी मुझसे सब कुछ छीन लिया। हालांकि मैं अपने पास कम पैसे रखे थे। आधा पैसा मैं चुपके से पॉकेट में छुपा रखा था। जहाँ तक मैं जानती हूँ इसके पास कोई नौकरी नहीं है और यह जुए की लत में फंस चुका है। मैंने कई बार उन उधार वसूल करने वालों को घर के सामने भी देखा है। मुझे पता है कि मैं बहुत बड़ा खतरा उठा रही हूँ इन पैसों को छुपाकर, पर मुझे यह खतरा उठाना ही पड़ेगा। मुझे जिंदा रहना होगा ताकि मैं भूखे ना मर जाऊं। कम ऑन खुशबू, उसने कहा, तुम खुशकिस्मत हो जो तुम्हें रहने के लिए छत दे रहा हूँ। तुम्हारे सर के ऊपर छत है और तुम उसकी इस तरह से कीमत चुका रही हो। उसकी आवाज़ धीमी और खतरनाक थी। अगर मेरी माँ 3 साल पहले इससे शादी नहीं की होती तो हम लोग यहाँ पर न्यूयॉर्क में नहीं आए होते, तो वह अपना घर नहीं बेचती और हम इस तरह से नरक में नहीं जीते। उसके प्रति मेरी नफरत और मजबूत होती जा रही थी। उसने मेरी माँ को मीठी बातों में बहला फुसला लिया था। उसने झूठा मुखौटा पहन रखा था कि वह उससे प्यार करता है। उसने कहा था कि हम लोगों को देखभाल करेगा, हमारी रक्षा करेगा, और फिर वह अपने असली रंग दिखाए। घमंडी, अत्याचारी, निर्दयी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह मेरी माँ से प्यार नहीं करता था बल्कि उसके शरीर से करता था। उसने मेरी माँ का इस्तेमाल किया ताकि अपना कर्ज उतार सके। उस तरह से मुझे मत देखो, बेकार बिगड़ैल लड़की। उस बदसूरत आंखों से मुझे मत देखो। तुम कितनी बदसूरत हो तुम्हें पता भी है? वह उगला और मैं अपने कांपते हुए हाथों से अपना मोटा चश्मा उठाने की कोशिश कर रही थी। मुझे पता है वह मुझसे नफरत करता है। मैं उसे अपनी माँ की याद दिलाती हूँ। मेरी आंखें ठीक मेरी माँ जैसी है और वह जब भी मेरी आंखों में देखता है तो उसे वह दिन याद आता है जब मेरी माँ उससे लड़ती थी और उसकी आंखों में उसके लिए नफरत, अफसोस, गुस्सा और निराशा नजर आती थी। इससे पहले कि मैं अपना चश्मा पहन पाती, वह काफी निर्दयी तरीके से मेरे घुटनों में लात मारा और मैं दर्द से छटपटाने लगी और वो मुझे वहीं असहाय छोड़कर तीव्र गति से अपने कमरे में चला गया और मैं वहीं अकेली रह गई। मेरे जबड़े टाइट हो गए जब मैं उठकर अपने पैरों में खड़ी हुई और फिर चलकर अपने कमरे में आ गई। दरवाजा बंद करके अपने आप को बिस्तर में फेंका। मैं अपना सर तकिए में छुपाकर रोने लगी। मुझे इससे नफरत है। मैंने वादा किया था खुद से कि उसके लिए अब नहीं रोऊंगी, पर मैं खुद की मदद नहीं कर सकती। मैं अपनी माँ को मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा। काश वो मेरे साथ होती, पर वह नहीं है क्योंकि वह चली गई। कार क्रैश में उनकी मौत हो गई। वह 3 महीने पहले मुझे छोड़कर चली गई थी और मेरे दिल के टुकड़े हो गए। मुझे उन्हें सावधान करना चाहिए था कि वह खुद ड्राइव ना करे जब उसने ओवर टाइम किया था और उसके बाद सारी रात तारक के गुस्से को बर्दाश्त किया था। अक्सर मैं उन्हें कार ड्राइव करके उनके काम तक छोड़ आया करती थी, पर उस सुबह मैं नहीं गई थी क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही सो गई थी और उसी दिन मैंने उसे खो दिया और उसे ज़िंदगी में कभी नहीं देख पाऊंगी। मेरा तकिया अब आंसुओं से भीग चुका था। मैं और तारक के साथ इस तरह से घर पर नहीं रह सकती। मैं गिन नहीं सकती कितने जख्म उसने मेरे शरीर में बनाए होंगे, पर मैं बाहर क्या करूंगी, कहाँ रहूंगी? मैं अपनी जीविका कैसे चलाऊंगी जबकि मैं अभी टीनेजर हूँ और अभी हाई स्कूल में पढ़ रही हूँ? कैसे जो थोड़े से पैसे मैं अपने पार्ट टाइम जॉब से कमाती हूँ उसमें मैं रहने के लिए आशियाना ढूंढ पाऊंगी? मैंने अपने तकिया को पकड़ा और मेरा सीना टाइट हो गया। मैं सोचने लगी कि मेरी माँ काम करके मेरे भविष्य के लिए और कॉलेज के लिए पैसे बचा रही थी। काश मुझे पता होता कि उसने वह पैसे कहाँ रखे हैं। तारक ने भी उन पैसों की ढूंढने की बहुत कोशिश की। उसने मेरे ऊपर अत्याचार भी किया ताकि मैं मुंह खोलूं, पर उसे मैं कैसे बताऊं जबकि मुझे भी नहीं पता वो कहाँ है। मैं खुद से कसम खाई है जिस दिन मैं उसे ढूंढ निकालूंगी उस दिन मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी, तारक के नज़रों से दूर चली जाऊंगी।
जाऊंगी, ओझल हो जाऊंगी। सुबह की सूरज की किरण खिड़की से घर के अंदर आई और मैं उठ खड़ी हुई। यह एक और दिन है स्कूल जाने का। कई लोग ऐसे हैं जिसे सोमवार से नफरत होती है, पर मैं सोमवार का इंतजार करती हूँ कि मैं स्कूल जाऊँ और तारक की नज़र से दूर रहूँ और उसके घर से मुक्त रहूँ। घड़ी देखी तो अभी 2.5 घंटे बाकी थे, पर और मैं इंतजार नहीं कर सकती। जितनी जल्दी जाऊंगी उतना ही अच्छा है। मैं तैयार होकर अपने मोटे चश्मे को पहन लिया। चश्मा पहनने की वजह यह है कि मैं अपनी आंखों को तारक से छुपा सकूं, ताकि वह मेरी आसमानी आंखें न देख सके। और फिर मुझे इसकी आदत पड़ गई और मैं और मेरा चश्मा अब एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। सामने के कटे बाल मेरे आईब्रोज के ऊपर थे और मेरी साधारण बादामी बाल मेरे कंधे तक थी, और मेरा मोटा चश्मा के साथ मैं किताबी कीड़ा लगती हूँ, जो कि मैं सच में हूँ। इसलिए मैं पार्ट टाइम जॉब बुक स्टोर में ढूंढी हूँ। प्लीज सोमवार आज कुछ अच्छा हो, यह प्रार्थना करते हुए मैं बाहर निकली। मैं अपने उलझनों में लिप्त जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। मैं अपने बैग के स्ट्राइप को पकड़कर बस स्टैंड में बस का इंतजार कर रही थी। बस आई तो एक एक करके सब लोग उस पर चढ़ने लगे। बस में बैठने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं खड़ी थी। लेकिन तभी खिड़की से एक जाना पहचाना चेहरा मुझे नजर आया। मैंने तुरंत पहचान लिया, क्योंकि वह हमारे स्कूल का है, पॉपुलर लड़का है, अविनाश स्पेंसर, फुटबॉल टीम का कैप्टन, जिस पर हाई स्कूल की बहुत सारी लड़कियां अपनी लाड टपकाती है। मैंने उसे अक्सर देखा है। लंच के ब्रेक में वह पॉपुलर टेबल में बैठता है अपने फुटबॉल बडीज के साथ, और चीयर लीडर की लड़कियां उसके साथ रहती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उसे जानबूझकर देख रही हूँ, पर उसकी तस्वीरों की तरह उत्तम अस्तित्व आंखों को लुभा रही है कि मैं खुद को रोक नहीं पा रही। और अभी मैं उसे देख रही हूँ जब वह बस पर चढ़ रहा है, और उसके उलझे हुए सुनहरे बाल और गहरी नीली आंखें, वह कितना मर्दाना लग रहा है। मैं जल्दी से अपनी नजरें हटा ली, क्योंकि वह मुझे पहचान लेगा तो बड़ी ही अजीब स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मैं खिड़की के बाहर देखकर यह सोचने लगी कि आखिर अविनाश स्पेंसर बस में आया ही क्यों? वह तो काफी अमीर है। वह हमेशा की तरह अपनी कार से स्कूल क्यों नहीं आ रहा? मैंने देखा है उसकी एक चमकदार कार है, ठीक उसके मालिक की तरह। तभी उसका सेलफोन बजा, वह उठा लिया और मैं महसूस करने लगी वह मुझसे ज्यादा दूर खड़ा नहीं है, जबकि मेरी पीठ उसकी ओर थी। शिट, कोच मुझ पर चिल्लाएंगे ना, पर मेरी कार खराब हो गई है, वह गरजा। मैं यहाँ जल्दी पहुँच जाऊँगा। इतना कहते हुए उसने फ़ोन काट दिया। अच्छा, तो वह जल्दी फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए आ रहा है और उसकी कार खराब हो गई है। यह बड़ा ही मज़ेदार है कि मेरे सारे सवालों का जवाब किस तरह से मुझे मिल गया। मैं सांस छोड़ने लगी। कब मुझे अपनी कार मिलेगी? अगर मेरे पास एक कार होती तो, मेरी माँ मेरे पास होती तो मैं उसे कई जगह पर घुमाने ले जाती। यह सोचते ही मेरे चेहरे पर उदासी छा गई। स्कूल तक का सफ़र बहुत साधारण चल रहा था, जब तक वह अजीब चीज़ नहीं हुई थी। पर मेरा दिल दुगनी तेजी से धड़कने लगा जब मेरे थाई पर मैं किसी के हाथ को महसूस किया, किसी की भारी सांस मैं अपने पीछे महसूस करने लगी। मध्य वयस्क आदमी था, विकृत इंसान। क्या इस तरह के शर्मनाक इंसान के पास और कोई काम नहीं है एक लड़की के साथ बदतमीजी करने के अलावा? मुझे खुद से नफरत होने लगी। मैंने स्कर्ट क्यों पहनी है आज? मैंने सोचा था सोमवार सुबह कुछ अच्छा चीज पहनूंगी। बहुत सारी लड़कियां इससे भी ज्यादा खूबसूरत कपड़े पहनती है। झुंझलाहट से मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मुझे एहसास हुआ कि वह आदमी की त्वचा मेरे थाई में अब भी महसूस कर रही थी। मैं दम लेने लगी जब वह आदमी अपना हाथ और अंदर डालने लगा। जल्दी से मैं आगे बढ़ी, पर वहाँ जगह नहीं थी कि मैं उसके चुंगल से बच पाती। भगवान, क्या इस बस में एक भी कोई ऐसी आत्मा नहीं है जिसे पता लगे कि क्या हो रहा है? नहीं, कोई नहीं देखा। सब सुबह के अपने अपने काम में व्यस्त है। अचानक से वह आदमी मेरे हिप्स पर हाथ रखा और मैं सोचने लगी कि अब मैं चिल्लाऊंगी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती वह आदमी दर्द से कराहने लगा। अपने हाथ दूर रखो, तुम विकृत इंसान, अविनाश गरजा। और वह आदमी फिर से चिल्लाने लगा। जब मैं पीछे मुड़ी, देखा अविनाश ने उसकी कलाई को पकड़ रखा है। अब सबका ध्यान में आया कि आखिर हो क्या रहा है, और सबने यह देखा कि अविनाश उसका हाथ तोड़ने में भी नहीं हिचकेगा। आश्चर्य से मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और फिर खौफ खा गई जब वह आदमी अपने पॉकेट से छुरी निकालकर अविनाश पर वार किया। सब लोग अब चिल्लाने लगे थे। बस ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और उस शैतान ने मौके का फायदा उठाकर बस से उतरकर भाग गया। अविनाश दर्द से छटपटा रहा था, अपने हाथ को मजबूती से पकड़ रखा था जिससे जख्म से खून निकल रहे थे, और मैं बहुत डर गई थी, कांप रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने
सरकने लगा था। ड्राइवर उस आदमी पर चित्कार किया जो दरवाजे से निकलकर भागा। एक बूढ़ी औरत अविनाश को देखकर पूछी, क्या तुम ठीक हो? ऐसा लगा कि उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। एक पैसेंजर जो बस में बैठा हुआ था उसने अविनाश को अपनी सीट ऑफर की और अविनाश उसमें बैठ गया और अब बस चलने लगी। मैं ध्यान मग्न हो गई थी जब किसी औरत की आवाज़ से मैं दुनिया में वापस आई। तुम ठीक तो हो ना? मुझे काफ़ी चिंता के साथ देख रही थी। उस औरत ने मुझे अपनी सीट ऑफर की और मुझे बैठने के लिए मदद किया। कहा, मुझे माफ़ करना, मैंने देखा नहीं था। हमेशा ही ऐसे नीच लोग होते हैं। उसने मुझे बैठने के लिए जगह तो दे दी थी पर मैं सिर्फ अविनाश के बारे में ही सोच रही थी जो दर्द से छटपटा रहा था। मैं स्कूल पहुंचने का इंतजार नहीं कर पा रही थी कि एक बार बस से उतरूं और उसकी मदद करूं। जब बस स्कूल के सामने रुकी, अविनाश उतर गया और मैं उसके पीछे पीछे उतरी। अपना रास्ता बनाकर मुझे बस के आगे तक पहुंचने में काफ़ी दिक्कत होने लगी थी। जब तक मैं बस से उतरी, अविनाश काफ़ी आगे बढ़ चुका था। वह जल्दी से गेट के अंदर घुसा और फिर किसी को फ़ोन किया। उसे इतना जल्दी में जाने की क्या ज़रूरत है? मैं जानती हूँ उसका फुटबॉल प्रैक्टिस है, पर क्या वह अपने घायल बाजू के साथ फुटबॉल प्रैक्टिस कर पाएगा? मैं भी दौड़ती हुई स्कूल के गेट के अंदर घुसी और इससे पहले कि वह मेरी आंखों के सामने ओझल हो जाए, लेकिन वह जा चुका था और मैं खुद को कोसने लगी। पर ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं वह कहाँ गया होगा। वह घायल है तो जरूर वह स्कूल के क्लिनिक में गया होगा। अचानक से मैं खुद को बेवकूफ़ और स्मार्ट एक साथ समझने लगी। मैं अपने पैरों को क्लिनिक के सामने लेकर आई कि तभी मैंने देखा कोच काफ़ी गुस्से से उसके कमरे में जा रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि कोई बहस होने वाली है, इसलिए मैं चुपचाप झांक कर देखने लगी। मैं देख रही थी जब डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था और अब मुझे एहसास हुआ कि उसकी ऊपरी बाजू में जो जख्म बने थे वह काफ़ी गहरा था। कोच ने सांस छोड़ी, कहा, वह आदमी तो तुम्हें अच्छे से घायल किया। उनकी आवाज में गुस्सा और झुंझलाहट था। अविनाश ने गाली बकी। तभी कोच ने चुनौती दी, भाषा पर काबू करो। शांति फैल गई और माहौल में काफी टेंशन था। कोच ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने सर को मसाज करते हुए काफी घबराहट के साथ कहा, अविनाश, मैं जानता हूँ यह हास्यकर है, लेकिन नहीं, अविनाश ने कहा। इससे पहले कि कोच अपने वाक्य को पूरा कर पाते, मैं खेलूंगा। मैं तुम्हें निकाल नहीं रहा हूँ अविनाश, पर मुझे नहीं लगता कि तुम इस शुक्रवार को खेल पाओगे, कोच ने अटल आवाज में कहा। अविनाश ने कहा, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसकी आवाज में गुस्सा और डर था। आपको पता है यह मैच मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। कोच थोड़ी देर देखा और फिर सांस छोड़ते हुए कहा, देखो, मैं तुम्हारे जख्म और टीम दोनों को मुसीबत में नहीं डाल सकता। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए यह मैच कितना महत्वपूर्ण है। तुमने मेहनत की है, इससे तुम बॉस्टन की स्कॉलरशिप पा सकते हो। कहते हुए उनके मुंह से निकला शिट और वह अपना खुद का जीभ काटने लगे। मेरा दिल डूबने लगा। शुक्रवार का यह गेम अविनाश के लिए इतना महत्वपूर्ण था। इससे उसे बॉस्टन की स्कॉलरशिप मिल सकती थी, पर इस जख्म के साथ कोच उसे खेलने नहीं देंगे। मैंने अपने दिल को कसकर पकड़ लिया जिसमें दर्द होने लगा था। यह शुक्रवार को है, अभी मेरे पास वक्त है ठीक होने को, अविनाश ने कहा। मुझे पता है मैंने सब उलझा दिया है, पर यह गेम मेरे लिए बहुत ज़्यादा निर्णायक है। यह जवाब है मेरे मेहनत का जो मैंने मैदान में किया था। उसकी मुट्ठियां कांप रही थी जिसे उसने अपने थाई के ऊपर रखा था। मैं बस चाहता हूँ कि आप मुझे मौका दे, मैं जरूर जीतूंगा, यह मेरा आपसे वादा है। कोच गहरी सोच में था, उसे जांच रहा था और मैं मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, प्लीज 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 उसकी बात सुनो। मैं प्रार्थना करने लगी, वह जरूर उसकी बात सुनेगा क्योंकि अविनाश का रेपुटेशन इतना अच्छा है। मैं गिनती भूल गई थी। कोच ने कितनी बार सांस छोड़ा होगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा और देखता हूँ ये कैसा जाता है, कोच ने कहा। लेकिन तुम आज और कल का प्रैक्टिस नहीं करोगे और फिर देखते हैं तुम्हारे जख्म के साथ क्या रहता है। अभी तुम्हारी जगह पर अर्जुन को ले रहा हूँ और फिर देखता हूँ सब कैसे चलता है। अगर सब ठीक नहीं हुआ तो तुम इस गेम से बाहर हो जाओगे। डील, अविनाश ने अटल आवाज में कहा। मैंने राहत की सांस छोड़ी, यह सोचकर कि अभी उसके पास एक मौका है, इतनी मेहनत का फल उसे मिल सकता है। मैं अवगत थी कि मैं इस रूम में चोरी छुपे बातें सुन रही थी। इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए मैं चुपके से वहां से खिसक गई। अब मैं कॉरिडोर में चल रही थी तो उस लड़के के बारे में सोचने लगी जिसने मुझे बचाया था। लड़कियां उसके बारे में बात करती रहती है, इसलिए उसके बारे में जानना इतना मुश्किल नहीं है। अविनाश स्पेंसर एक जाने माने परिवार का उत्तराधिकारी है, काफ़ी अमीर और नामी फुटबॉल प्लेयर है।
टीम का कप्तान और काफ़ी फेमस लड़का है। ना सिर्फ खेल में बल्कि पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। इस लड़के के हाथ में पहले से ही सब कुछ है, इसलिए नहीं कि वह काफ़ी पावरफुल परिवार से नाता रखता है, बल्कि इसलिए कि उसे इसके पीछे बहुत मेहनत करी है और अचानक से आज उसके सारे सपने उससे दूर होने जा रहे थे। मेरी जैसी तुच्छ इंसान की वजह से, उसके अचानक से लिए फैसले की वजह से कि मुझे बचाएगा। मुझे कुछ याद आ गया जो मेरी माँ ने मुझे 1 साल पहले कहा था। माँ, तुम क्यों रो रही हो? जब मैं उसके कमरे में आई थी, उसके गाल में नए जख्म को देखा और बहुत गुस्से में आ गई। कहा, मुझे मर्द जात से नफरत है। उसने तुम्हारे साथ फिर से ऐसा किया। ऐसे इंसान को नरक में सड़ना चाहिए जो औरत के खिलाफ इस तरह से जुर्म करते हैं। मेरी माँ मेरे गाल में उंगलियां चलाते हुए कही, हर मर्द ऐसा नहीं होता। तुम्हारे डैड ऐसे नहीं थे। जब मैं 2 साल की थी मेरे डैड गुजर गए थे और मैं उन्हें जान भी नहीं पाई। माँ ने कहा, बेटा, बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं जो बहुत ही कमाल के इंसान होते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपकी हिफाजत करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। अचानक से मेरे अंदर कुछ हो गया। अजीब सा एहसास है, किसी ने मेरी हिफाजत की और वह लड़का मेरे अंदर उष्मा पैदा किया। और अभी लंच ब्रेक था। मैंने अपनी किताबों को अपने बैग में डाल लिया। मैं क्लास में अपना ध्यान नहीं लगा पा रही थी क्योंकि मेरे मन में अविनाश के लिए चिंता थी और उसके अगले फुटबॉल मैच के लिए। अगर कोच ने उसे खेलने नहीं दिया क्योंकि वह अनफिट है तो क्या होगा? अगर उसे खेलने मिल गया और वह हार जाएगा तो क्या होगा क्योंकि वह अनफिट है? क्लासरूम से निकलकर मैं सोचने लगी कि मैं उसके साथ कैसे बात करूंगी। मैं अब तक उसका शुक्रिया अदा नहीं किया था। मैंने अब तक जो हुआ उसके लिए माफ़ी नहीं मांगी। पर मेरी किस्मत, जब मैं लॉकर के पास चलकर जा रही थी, अविनाश मेरी ओर आ रहा था। उसकी बैग उसकी पीठ में थी। उसके बाएं बाजू के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी जिससे आते जाते लोगों की नज़र उस पर पड़ रही थी और लोग सोच रहे होंगे कि उसके साथ क्या हुआ। ओह नो, अब मैं क्या करूं? मैं लड़कों से बात करने की आदी नहीं हूं स्कूल में, और वह भी अविनाश स्पेंसर के साथ जिसे मैं पक्का बर्बाद कर दिया। अब वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? जैसे ही हमारे बीच की दूरी कमने लगी और हमारी नज़रें मिली, मैं सोचने लगी मैं इससे क्या कहूँगी। मैं उसका इंतज़ार कर रही थी कि वह कुछ कहे और मैं उससे माफ़ी मांग लूँ और साथ ही मैं उसकी कृतज्ञता बयान करूँ कि उसने मुझे बचाया। पर उसे देखकर मुझे अजीब लगा, जैसे कि उसने मुझे पहचाना ही ना हो। बस मुझे इतना देखता हुआ पार हो गया और मैं उसकी ओर इतनी डूबी हुई थी कि मैं देखी नहीं। लॉकर मेरे मुंह के सामने था और मैं सीधे टकराई और अब आसपास के लोग हंसने लगे। शिट, लोग सोच रहे होंगे कि मैं स्कूल के राजकुमार को देखकर सम्मोहित हो गई थी। उनकी नज़र मुझे बता रही थी, सपने देखते रहो। और मुझे नहीं पता मेरा चेहरा लाल क्यों हो गया, इस टक्कर से या शर्मिंदगी से। इस घटना को 2 दिन हो गए थे, पर मैं अब तक हिम्मत नहीं जुटा पाई थी कि मैं अविनाश को शुक्रिया अदा करूं। मुझे खुद से नफरत हो रही थी कि मैं इतनी मुश्किल से गुजर रही हूँ बस 2 शब्द कहने के लिए, थैंक यू और सॉरी। एक फुटबॉल टीम का लड़का पहली क्लास में आज अंदर आ गया। अभी क्लास के प्रेसिडेंट ने उसका स्वागत किया। पूछा, कैसा चल रहा है तुम्हारा प्रैक्टिस? उसने कहा, बहुत ही अच्छी बात है कि अविनाश टीम में वापस आ गया है। अब हम पूरे फॉर्म में आ गए हैं जीत के लिए। यह सुनकर मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। पिछले 2 दिनों से मैं काफ़ी परेशान थी। अब आखिरकार कोच ने अविनाश को दूसरा मौका दिया। यह सुनकर मुझे राहत पहुंची। गेम को बस 2 ही दिन रह गए थे और मैं अविनाश को ढूंढ रही थी ताकि मैं उसका शुक्रिया अदा कर सकूं, उसका हौसला अफजाई कर सकूं और उससे माफ़ी मांग सकूं। मैं उसे ढूंढ रही थी। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा जब मैं उसे कैफेटेरिया में अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए मस्ती करते देखा। एक बार जब मैं उसके पास पहुंची, मुझे एहसास हुआ मेरा दिल किसी मैराथन में दौड़ रहा है। शायद सब लड़कों के सामने यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि इससे मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी, पर मैं उसे कभी भी अकेला नहीं देखी थी। तो यही मेरा मौका था कि कल के गेम से पहले मैं उसे मौके का फ़ायदा उठाऊं। 1 मिनट, यहाँ सिर्फ लड़के ही नहीं, एक लड़की भी है, मोनिका, उसकी बहन, जो बैठकर आइसक्रीम खा रही है। वह हमसे 2 साल छोटी है, अभी 10वीं क्लास में है और स्कूल की राजकुमारी है। परियों की कहानी की तरह वह दिखती है। उसके सुनहरे बाल और खूबसूरत आंखें। काफ़ी लड़के उसके पीछे हैं, पर यह लोग अविनाश से घबराते हैं। हालांकि उसका अस्तित्व मेरी हिम्मत को
कोई मदद नहीं कर रहा, बल्कि मैं खुद को एक एलियन समझ रही हूँ इन सब के सामने। लड़कों ने मेरी मौजूदगी को नहीं देखा, पर मोनिका ने देखा, जो अपनी कोहनी से अपने भाई के पेट में मार रही थी। अविनाश, मुझे लगता है कोई तुमसे बात करना चाहता है, कहकर उसने मुझे एक ऊष्म मुस्कान दी। तो अफवाह सही है, यह सच में परी है। अविनाश की नजर मुझ पर पड़ी और बाकी सारे लड़कों की भी। उनकी हंसी रुक गई और मेरा दिल भी। शिट, यह लोग मुझे देख रहे हैं, मुझ पढ़ाकू को। यह लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैंने अपना सर झुका लिया और अपने चश्मे को एडजस्ट करने लगी। मैंने देखा उसके दोस्त मेरा उपहास कर रहे थे, पर अविनाश ने नहीं किया। वह इंतजार कर रहा था मेरी बात सुनने का। वह भी काफी ध्यानपूर्वक मुझे कहना था कि बस में तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए थैंक यू, और उस आदमी ने तुम्हारे ऊपर हमला किया, इसके लिए मुझे माफ करना। पर मैं हकलाकर इतना ही कह पाई कि मैंने सुना है तुम्हारा कल बड़ा मैच है, उसके लिए ऑल द बेस्ट अविनाश। और मैंने सुना कि सब वह लोग हंस रहे थे और मैं यहाँ से भाग जाना चाहती थी, पर अविनाश का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। उसने कहा थैंक यू। नरम आंखों से उसने मुझे देखा और एक प्यारी सी मुस्कान दी और मेरा दिल दुगनी गति से धड़कने लगा। इससे पहले कि मेरी और बेइज्जती होती, मैं पीछे मुड़ी और वापस चलने लगी। मेरे गाल लाल हो गए थे। शुक्रवार आ चुका था और जब स्कूल खत्म हुआ, बहुत सारे लोग फुटबॉल ग्राउंड में इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि वह एक बड़ा मुकाबला देखना चाहते थे। मैं भी आकर ब्लीचर में बैठ गई। यह मेरा पहला मौका था। इससे पहले मैंने कभी कोई मैच नहीं देखा था। कसम से मेरा दिल इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि जैसे मैं खुद ही खेलने वाली हूँ। आज का दिन अविनाश के लिए बहुत बड़ा दिन है और उसके साथ जो टीम खेल रही है वो काफ़ी मजबूत टीम है। फिर सामने मेरी नज़र मोनिका पर पड़ी, जो अपनी सहेलियों के साथ आई थी और अविनाश को उत्साह बढ़ा रही थी। मेरी आंखें अविनाश पर पड़ी, जो यूनिफॉर्म में काफ़ी मर्दाना लग रहा था। वह अब भी टीम के कप्तान था, इसलिए मुझे उम्मीद है उसका जख्म ठीक हो गया होगा। टॉस के साथ मैच शुरू हो गई थी। लोग काफ़ी उत्साह से चिल्ला रहे थे। सब लोग अविनाश स्पेंसर का नाम ले रहे थे। मैच काफ़ी रोमांचक पोजीशन में पहुंच गया था। मैं भी अविनाश का उत्साह बढ़ा रही थी और बीच में एक बार गिर गया और मेरी जान अटक गई, लेकिन काफ़ी उत्साह के साथ मैच चलता रहा और आखिर में वह जीत गया और उसकी टीम ने उसे ऊपर उठा लिया। मैंने देखा एक पानी की बूंद मेरे नाक पर गिरी। ऊपर आसमान बारिश बरसा रही थी, जैसे कि उसकी जीत की खुशी मना रही थी। लोग भगदड़ मचाने लगे थे। कोई भीगना नहीं चाहता था, पर मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मेरी आंखें अब भी अविनाश पर थी। उसके चेहरे पर मुझे सुख और संतुष्टि झलक रही थी। बहुत खूबसूरत लग रहा था, अंदर से भी और बाहर से भी। और जिस तरह से बारिश उसके ऊपर गिर रही थी, मैं भी उसके लिए गिर गई। आगे कहानी में क्या था अविनाश के दुस्वप्न का राज? ऐसा क्या हुआ था अविनाश के अतीत में? जानने के लिए कहानी में मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, लूना मैक्स, आदित्य लिली, देव नेहा, क्रिश मोनिका, इनकी कहानी पहले ही पोस्ट कर चुकी हूँ। अब आखिरी कहानी अविनाश और खुशबू की है। आशा करती हूँ आपको उनकी कहानी अच्छी लगेगी। थैंक यू।